In the previous class, we have already seen the concept of scope of total income. क्या रहता है scope of total income? Okay, so now we have seen how it is been how the income of a resident and ordinary resident is calculated. We have seen in the case of resident but not ordinary resident. We have also seen how the total income of a non-resident is calculated. Okay, we have also seen through this table कि कैसे वो calculate किया जाता है. We have seen one easy sum on that. Now today we will be solving this illustration. I have told you to copy this sum in your notebook, this question in your notebook, and if you are having the another mobile, so you can kind of use that mobile to have a look on that question. So let's start without wasting time. तो hope so आपके पास ये question available है और आपने लिखा है. ओके चलो चलेगा. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो उन लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला है देखो. कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एज 45 years being resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident, and non-resident for the accounting year 21 to 2020. तो उन लोग ने बोला उसका टोटल इनकम आप कैलकुलेट करो. ओके अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा उसका टोटल इनकम. रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा तो क्या रहेगा उसका इनकम. एंड वो अगर नॉन रेजिडेंट रहेगा तो उसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाओ. तो लेट्स गो टू द कैलकुलेशन कंप्यूटेशन पार्ट. तो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है. सी आर सपोज टू मेक 4 columns. One is your particulars, second resident and ordinary resident, third is resident but not ordinary resident, and fourth is non resident. ओके ये 4 कॉलम्स बनाने के बाद आपको हेडिंग लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम for the accounting year, that is assessment year 2020-21. ओके तो अभी हम लोग को क्या करना है उसका टोटल इनकम क्या करना है कंप्यूट करना है. सो पहला केस उन्होंने बोला है सी सम का पहला क्वेश्चन में उन लोग ने बोला है इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स 50% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. उन्होंने बोला है आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसके किसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है. तो यू आर गेटिंग अ इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स. ओके तो ये यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके तो वो लोग बोल रहे हैं कि 50% जो इंटरेस्ट है ना वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है. ओके तो यहाँ पर मैं फर्स्ट केस लिख देता है इंटरेस्ट ऑन यूनाइटेड किंगडम्स का डेवलपमेंट बॉन्ड्स. दिख रहा है अभी क्लियर. इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स. अब ये जो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स है ना देखो उसका अमाउंट उन्होंने कितना बोला है आपको. अमाउंट कितना दिया है 10,000 दिया है क्वेश्चन में. हेलो 10,000 दिया. ओके तो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स इज 10,000 और उन्होंने बोला है 50% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया. सी ध्यान में रखना ये जो आर एंड ओ आर केस है ना ये रेजिडेंट है इंडिया का. ओके ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है. ये कहां पर भी जाए इसके इसमें पूरा अमाउंट आ जाएगा क्योंकि ये क्या है रेजिडेंट है इंडिया का. इंडिया का रहने वाला है. बाहर जाके किधर भी इनकम अर्न कर रहा है उसको उसके पूरे इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अगर उसने 10,000 रुपीज कमाया है तो उसका 10,000 आ जाएगा. ओके उसके इसमें क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा. पर अगर वो नॉन रेजिडेंट अपना रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हम लोग देखते हैं कि वो जो रहेगा इनकम क्या वो इंडिया में रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है. क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है क्या वो मैनेज हो रहा है क्या बिजनेस कंट्रोल्ड हो रहा है क्या बिजनेस इंडिया से तो वो चेक किया जाएगा. तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 50% ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन इंडिया. कितना परसेंट रिसीव्ड है इंडिया में 50%. तो 10,000 का 50% मुझे पता कितना हो जाएगा 10,000 का 50% 5,000. तो ये जो इंडिया में रिसीव हुआ है अगर वो इनकम आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो अगर आप वो नॉन रेजिडेंट भी रहोगे इंडिया में कुछ भी रिसीव हो रहा है इनकम तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा टैक्स पे करना पड़ेगा.
So only 50% is being received in India. तो ये ध्यान में रखो कि 50% received in इंडिया। तो जितना अमाउंट इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, ये नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये तो 50% का ही पे कर देंगे, मतलब उनका इनकम कितना चार्ज होगा 50%, बिकॉज ही इज नॉन रेजिडेंट। और जितना इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है उतना ही उन लोग को क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना, मतलब टैक्स के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मतलब ये इंडिया का बंदा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा उसका इनकम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। समझा ये फर्स्ट वाला? हेलो, ओके। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, देखो, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई। अभी बिजनेस कहां पर है, चेन्नई में है। 50% इज रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई 50% रिसीव्ड इन इंडिया। मुझे बताओ ये बिजनेस कहां पर है, चेन्नई में। चेन्नई कहां पर आता है, इंडिया में, करेक्ट है। तो इंडिया के अंदर कोई भी इनकम आप कमाते हो, इनकम अक्रू और अराइज इन इंडिया, तो सबके केस में टैक्सेबल होगा, चाहे वो बाहर गांव वाला बंदा हो, नहीं तो दैट इज नॉन रेजिडेंट रहने दो, चाहे वो रेजिडेंट रहने दो। इंडिया का नाम आया है यहाँ पर, इंडिया में आप कुछ भी इनकम अर्न करते हो तो आपको पूरे के ऊपर क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करने का। तो अमाउंट है 20,000, 20,000। समझा या नहीं समझा? इफ यू आर अर्निंग एनीथिंग इन इंडिया, इफ यू आर रिसीविंग एनी अमाउंट इन इंडिया, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, मैं रिसीव का पार्टी नहीं बोल रहा है, रिसीव का छोड़ ही दो बात। वो इनकम अक्रू या फिर अराइज कहां पर हो रहा है, वो इनकम आप कहां पर कमा रहे हो, रिसीव का बात तो बाद में आता है। ओके, आप वो इनकम कमा कहां पर रहे हो, इंडिया के अंदर कमा, तो यहाँ पर ही बात खत्म होता है। तो वो रिसीव किधर भी हो जाने दो, एनीथिंग विच यू अर्न इन इंडिया, उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। आप कहां पर फिर वो बाद में वो पेमेंट कर रहे हो, किधर रिसीव हो रहा है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं, वो तो सेकंड पार्ट होगा। यहाँ पर जो इनकम था वो बाहर गांव वाला इनकम था। ओके, ध्यान दो, ये जो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, ये लंदन का, यूनाइटेड किंगडम का क्या है, बॉन्ड है। तो ये इनकम कहां पर अप्रूव अराइज हो रहा है, यूके में होगा, पर वो इंडिया में रिसीव हुआ है 50%। तो इंडिया में जो भी आप रिसीव करोगे उसके ऊपर टैक्स यहाँ पर चार्ज होगा। समझा? पर यहाँ पर आप अर्न ही इंडिया में कर रहे हो, तो बात खत्म हो गया। तो सबके केस में क्या होगा, टैक्सेबल। समझा या नहीं समझा? कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर आपको तो बता दीजिए प्लीज। हाँ, अरे वो तो बात बराबर है, ये तो वो टैक्स का बाद में बात करेंगे, उसका हम लोग टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। और भी उसका इनकम है आगे। ओके, हम लोग और भी उसका इनकम, ये बंदे का सिर्फ इतना ही इनकम नहीं है, उसका और भी इनकम है, हम लोग को टोटल इनकम कैलकुलेट करके दिखाना है। ओके, समझा? ये अमाउंट हम लोग इंक्लूड करेंगे उसके टोटल इनकम में, मुझे ये बोलने का, समझा? उसका जो टोटल इनकम जिसके ऊपर वो टैक्स पे करेगा ना, टोटल इनकम के ऊपर, उसको उसमें ये 20,000 इंक्लूड कर देंगे, दैट्स इट। ये 20,000 के ऊपर टैक्स नहीं पे करने का, इसका जो टोटल आएगा ना, वो टोटल इनकम का हम लोग उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। समझा? ये अमाउंट इंक्लूड कर देंगे क्योंकि वो इसका इनकम है। समझा? अभी हम लोग सारा उसमें जितना भी जिधर जिधर से इनकम अर्न किया है, वो सारे इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं और फाइनल अमाउंट ढूंढ रहे हैं कि उसका टोटल कितना इनकम। समझा? ओके, चलो नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अभी इन लोग बोल रहे हैं एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, मतलब क्या, एक कैपिटल गेन है। ओके, और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कैसे हो रहा है, आपने जो इंडियन कंपनी का शेयर है ना वो बेचा है। मुझे बताओ, ये इंडियन कंपनी का अगर शेयर बेच रहे हो आप, तो ये इनकम अक्रू और अराइज कहां पर हो रहा है, ये इनकम एक्चुअली कहां पर वो कमा रहा है, इंडिया के अंदर कमा रहा है। तो अगर कोई भी इनकम अगर आप इंडिया के अंदर कमा रहे हो
तीनों भी केस में क्या होगा, उसका टैक्सेबल होगा। फिर बाद में वो आप रिसीव्ड लंदन में करते, उससे हम लोग को लेना देना नहीं। इनकम कमाया कहाँ पर, इंडिया में, इंडिया में कमाया, तो इंडिया का नाम आ गया, तीनों भी केस में क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, short term capital gain of sale of shares of Indian company received in London। वो रिसीव्ड कहां पर होता है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, अगर इंडिया के कंपनी के शेयर्स आप सेल कर रहे हो, मतलब आपका जो इनकम है वो कहां पर आप कमा रहे हो, इंडिया के अंदर कमा रहे हो, तो तीनों भी केस में उसका क्या होगा, टैक्सेबल होगा अमाउंट। अमाउंट है 20,000, तो तीनों भी केस में आ जाएगा 20,000 20,000। समझा या नहीं समझा ये केस? हेलो, चलो फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। अब मुझे बताओ 5,000 का डिविडेंड है, उन लोगों ने बोला। अब ये डिविडेंड कहां से कमा रहे हो, एक कंपनी है जो ब्रिटिश कंपनी, बाहर का वाला फॉरेन कंपनी, और उसका इनकम भी आप कहां पर कमा रहे हो, लंदन में कमा रहे हो, रिसीव्ड कर रहे हो लंदन में। नो एंट्री नहीं आएगा, देखो ध्यान दो, नो एंट्री नहीं आएगा, ध्यान दो। यहाँ पर देखो इनकम कहां पर है, इनकम अप्रूव कहां पर हो रहा है, तो बाहर के कंट्रीज में हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में इनकम कमा रहा है। ओके, इनकम रिसीव भी कहां पर हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में हो रहा है। ओके, तो मैं एक बार लिख लेता है, डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। ओके, डिविडेंड है ब्रिटिश कंपनी का, मतलब लंदन की कंपनी का, और रिसीव्ड भी लंदन में हो रहा है। तो अगर ये अपना वाला बंदा है, इंडिया का बंदा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो अपना वाला बंदा किधर भी जाके कमाए, हम लोग को लेना देना नहीं, उसको तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा, तो 5,000 तो इधर आ ही जाएगा। ओके, ये वाले बंदे के केस में हम लोग देखते हैं कि क्या वो जो बिजनेस है, वो क्या वो कुछ भी है, वो हम लोग यहाँ पर इंडिया से थोड़ा बहुत तो मैनेज हो रहा है क्या, कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला ही नहीं है कंट्रोल और मैनेजमेंट का, तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और वो अगर नॉन रेजिडेंट है, फॉरनर है, तो वो यहाँ पर टैक्स ही पे क्यों करेगा, क्योंकि उसने इनकम भी बाहर कमाया, रिसीव भी बाहर किया है, और वो बंदा भी बाहर वाला है, तो वह यहाँ पर आएगा ही नहीं टैक्स पे करने, उसका कुछ रिलेशन ही नहीं आ रहा है टैक्स पे करने का। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट केस में ध्यान में रखना, ये फर्स्ट केस में सब जगह पर अमाउंट आएगा, कुछ दिमाग चलाने का ही नहीं, फर्स्ट केस में सब जगह पर अमाउंट डालते ही जाने का, ये केस में सब जगह पर अमाउंट डालते ही जाने का, दिमाग चलाने का यहाँ पर और यहाँ पर। समझ समझा सेकेंड वाले इसमें और थर्ड वाले, बोलिए। किसको, इसको, ये वाला 5,000? अभी देखो आपका नाम क्या है, राम। राम, आप इंडिया के बंदे हो, राइट है, आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। आप अगर जाके ब्रिटिश के कंपनी में से डिविडेंड रिसीव करते हो, तो गवर्नमेंट चार्ज नहीं करेगा, ये तो आपका इनकम है ना, आप इंडिया के बंदे हो, आप किधर से भी इनकम कमाते हो, आपको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, समझा? हाँ, इसके लिए जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहता है ना, उसको किधर भी जाए, चाहे वो इंडिया में इनकम कमाए, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में जाके इनकम कमाए, आपको इंडिया के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर द रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। समझा? अच्छा, तो ये फिर रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट और नहीं आएगा। ओके, यहाँ पर कब आएगा, अगर थोड़ा बहुत तो मैनेज या फिर कंट्रोल होता था, तो यहाँ पर आ जाता था। ओके, यहाँ पर तो आने का बात ही नहीं आता है, क्योंकि वो बाहर वाला बंदा है। सी, अभी एक फॉरेन कंट्री का बंदा है, ओबामा, फॉर एग्जांपल लेंगे ओबामा। ओबामा है, ओबामा ने उसके कंट्री में इनकम अर्न किया, उसके ही कंट्री में इनकम रिसीव किया, मुझे बता वो इंडिया में टैक्स पे क्यों करेगा? सादा सा काइंड ऑफ लॉजिक है। वो अगर इनकम वहां पर कमा रहा है बंदा, वो अगर इनकम रिसीव भी वहां पर कर रहा है, और वो बंदा भी उधर का ही रहने वाला है, तो वो इधर इंडिया में आके क्यों टैक्स पे करेगा? देयर इज नो काइंड ऑफ कुछ लॉजिक ही नहीं इंडिया में आके टैक्स। तो नॉन रेजिडेंट है, तो उसके केस में तो ये केस में आएगा ही।
समझा ये? लेट्स मूव अहेड, फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं क्या है। फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अ प्लांट एट जर्मनी 50% ऑफ प्रॉफिट इज रिसीव्ड इन इंडिया। अभी इन लोग ने क्या बोला है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अभी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हो गया है, सेल ऑफ प्लांट इन जर्मनी 50% रिसीव्ड इन इंडिया। ये सेम फर्स्ट वाला केस है। 40,000 का अमाउंट देखो, पहले केस में तो पूरा आ जाएगा क्योंकि वो तो इंडिया का रेजिडेंट है, पर 50% रिसीव्ड इन इंडिया बोला है ना, तो जितना इंडिया में रिसीव्ड हुआ रहेगा वो ये दोनों केस में आ जाएगा, दैट इज 20,000। ओके, समझा? सिर्फ पहले ना थोड़े से जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे तो आगे बहुत इजी है, कुछ सोचने का ही नहीं। ओके, सिक्स्थ वाला देखो अभी। फिर सिक्स्थ वाला क्या बोलता है, 2 मिनट। इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी which is controlled from Delhi, out of which 40,000 is received in India। अभी ध्यान दो यहाँ पर, इनकम अर्न कहां पर किया, जर्मनी से, फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, एंड कितना 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। अमाउंट है 70,000। सी देखो, पहला तो पहले केस में तो 70,000 आ जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सेकंड केस में मैंने क्या बोला था, देखना पड़ता है कि क्या वो बिजनेस मैनेज होता है क्या। ओके, तो क्या यहाँ पर मैनेज और कंट्रोल हो रहा है इंडिया से, तो यस, ये कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है, तो यहाँ पर भी पूरा अमाउंट आ जाएगा। और उन्होंने बोला है देखो 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। अगर वो बंदा फॉरेन कंट्री में रहने वाला है, तो बंदा कौन है, नॉन रेजिडेंट है, फॉरेन कंट्री का बंदा है, और अगर वो कोई भी अमाउंट इंडिया में रिसीव करता है तो वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। समझा या नहीं समझा? इंडिया में कितना रिसीव्ड हुआ उतना ही उसको वो कितना टैक्स पे करेगा, 40,000, क्योंकि उसने ये अमाउंट इंडिया के अंदर रिसीव किया 40,000। ओके, अभी मेरा एक क्वेश्चन आपको ये है, किसी को भी, कि अगर यहाँ पर कंट्रोल्ड नहीं रहता था, कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली नहीं रहता था, तो ये केस में 70,000 आता था या नहीं आता था, वो बताओ। तो कितना आता था अमाउंट? परफेक्ट आंसर, समझा, क्योंकि 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया है, तो दोनों भी केस में 40,000 आ जाता था, बिकॉज इट इज क्या है, रिसीव्ड इन इंडिया। कंट्रोल नहीं रहता तो आई एम टॉकिंग कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं रहता था, तो यहाँ पर दोनों जगह पर 40,000 आ जाता था। ओके, बिकॉज 40,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो जितना इंडिया में रिसीव करोगे उतने टैक्स, उतने के ऊपर ही आपको क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, तो इसके लिए उतना ही इनकम हम लोग उसका इंक्लूड करते थे। पर यहाँ पर कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली है, इसके लिए हम लोग 70,000 सेकेंड केस में भी लिख देंगे, समझा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन। अब मुझे बताओ यहाँ पर फ्रॉम बिजनेस इन दिल्ली कंट्रोल्ड फ्रॉम, कहां पर से कंट्रोल हो रहा है वो, लंदन से। मुझे बताओ बिजनेस कहां पर है, बिजनेस कहां पर है, दिल्ली में, तो बाद में कंट्रोल किधर से हो रहा है, लेना देना ही नहीं है। हेलो, कंट्रोल कहां पर हो रहा है उससे लेना देना ही नहीं है। बिजनेस कहां पर है, दिल्ली में। इनकम कहां पर कमाने वाले हो, दिल्ली में, मतलब इनकम अप्रूव या फिर अराइज कहां पर हो रहा है, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कुछ भी कमाते हो पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा, सोचने का ही नहीं। आगे किधर रिसीव हो रहा है किधर नहीं हो रहा है उससे लेना देना ही नहीं। 15,000 अमाउंट है, तीनों भी केस में आ जाएगा।
इंडिया में कमा रहे हो टैक्स पे करो। आप किधर रिसीव करते हो पैसा उससे हम लोग को लेना देना नहीं। किधर से कंट्रोल करते हो बिजनेस लेना देना नहीं है। इनकम कहाँ पर अप्रूव हो रहा है इंडिया में, बात कर। समझा या नहीं समझा? हाँ बोलो। हाँ आ सकता है, यही सम आएगा ऐसा नहीं, पर ऐसे टाइप में आएगा। हाँ आ सकता है। 15 या फिर 8 मार्क्स। हेलो। हाँ 15 या फिर 8 मार्क्स का रहेगा। चलो 8th पॉइंट देखो अभी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑफ लंदन लेटर ऑन रेमिटेड इन इंडिया। देखिए इन लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम कहां पर कमाया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। हाउस प्रॉपर्टी कहां पर का है, वो लंदन का है। ओके, डिपॉजिटेड मतलब अमाउंट भी उसका कहां पर डिपॉजिट किया, इन बैंक ऑफ लंदन। लेटर रेमिटेड टू इंडिया। मतलब क्या हो गया, इनकम कमाया, इनकम रिसीव्ड भी उधर ही हुआ, फिर बाद में सेंड किया इंडिया में। तो मुझे बताओ अगर वो इंडिया का रेजिडेंट रहेगा तो ऑब्वियसली आपको पे करना ही पड़ेगा। ओके, पर उसका कुछ मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। ओके, वो दोनों भी क्या हो गया, अमाउंट मतलब जो इनकम आपने अर्न किया वो भी फॉरेन कंट्री में, उसका रिसीव्ड भी क्या पर किया है, फॉरेन कंट्री में ही किया है, फिर बाद में उसको रेमिट किया है, मतलब उसका कुछ रेमिटेंस का लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों भी केस में नहीं आएगा क्योंकि मैनेजमेंट तो हो ही नहीं रहा है। और ये तो नॉन रेजिडेंट है। मुझे बताओ ये जो थर्ड वाला केस है नॉन रेजिडेंट का, वो यहाँ पर आएगा ही इंडिया में, टैक्स ही क्यों पे करेगा। नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया का, उसने इनकम लंदन में अर्न किया, ओके, डिपॉजिट भी उधर ही किया है उसने, तो वो इंडिया में आके टैक्स पे क्यों करेगा। तीनों भी केस बाहर का बाहर हो रहा है, तो खुद खुद भी बाहर का ही है, अर्न भी बाहर ही कर रहा है, रिसीव भी बाहर ही कर रहा है, तो वो इंडिया में आके टैक्स पे क्यों। हाँ बात ही खत्म। इंडिया में कुछ ट्रांजैक्शन ही हो रहा नहीं, बाद में उसने रेमिट किया है वो इंडिया में, उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसने जब वो ट्रांजैक्शन किया उसका इनकम कब उसने रिसीव किया, किधर किया है, लंदन में किया है, तो वो वहां पर आएगा ही इन केस। समझा? सी फर्स्ट केस में तो आग बंद करके अमाउंट लिख देने का, क्योंकि वो इंडिया का बंदा है, उसको किधर भी वो जाए उसको टैक्स पे करना है। तो फर्स्ट केस में तो देखो सब जगह पर आएगा ही आएगा, सोचने का ही नहीं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में सोचने का ही। फिर 9th पॉइंट क्या बोलता है देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ये डिबेंचर किसका है, इन अ इंडियन कंपनी। कोई बता सकता है क्या आएगा इसका आंसर? हेलो, आंसर बताओ। इनकम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। हाँ यस, कोई और कुछ बोल रहा है, किसी और का कुछ आंसर है क्या? हेलो, किसी और का कुछ आंसर है? कुछ नहीं आंसर है किसी को, मतलब उसने जो बोला वो राइट है। हाँ मैं बता रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इन इंडियन कंपनी। ये जो डिबेंचर है किसका, कौन से कंपनी का है? हाँ 100% तीनों में आएगा। इंडियन कंपनी है, इनकम कहां पर कमा रहे हो, इंडिया में, तीनों भी केस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी, इनकम कहां पर कमा रहे हो आप, इंडिया में कमा रहे हो, तीनों भी केस में आ जाएगा। समझा आपको? कंपनी इंडिया का है तो सोचने का ही नहीं है, कमा रहे हो इंडिया में, पे करो टैक्स पूरा। नेक्स्ट 10th वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज rendered in India but received in London।
कोई आंसर बताएगा? ना मैं आ रहा ऑब्वियसली सर्विस कहाँ पर दिया है? इंडिया में, मतलब इंडिया में कमा रहे हो तो तीनों भी केस में टैक्स आ जाएगा, सोचने का ही नहीं। इंडिया में कुछ भी कमा रहे हो तीनों में भी आ जाएगा। चलो 11th पॉइंट पे जंप करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यस, क्योंकि इनकम अर्न कहां पर किया है? मैनेज्ड फ्रॉम लंदन। कहां पर से मैनेज हो रहा है उससे तो लेना देना ही नहीं हम लोग को, कमा कहां पर रहे हो उधर से लेना देना है। तो मुंबई में कमा रहे हो तो ऑब्वियसली 26,000 तीनों के भी केस में आएगा। किसी को भी कंफ्यूजन है क्या इस टॉपिक के ऊपर? किसी को कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है तो प्लीज पूछो। नहीं, ओके चलो ठीक है। 11th हो गया, फिर बाद में आते हैं 12th के ऊपर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, क्या बोल रहे हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी situated in पाकिस्तान, पाकिस्तान में एक प्रॉपर्टी है एंड रिसीव्ड देयर, एंड रिसीव्ड देयर। उन लोग बोल रहे हैं आपने कमाया किधर? पाकिस्तान में, रिसीव किधर किया? पाकिस्तान में। अगर वो इंडिया का बंदा है तो ऑब्वियसली टैक्स पे करना ही पड़ेगा, तो किधर भी जा, पाकिस्तान में जा या फिर किधर भी जा। पर ये दो केस में आएगा नहीं, क्योंकि इनकम अर्न कहां पर कर रहे हो? बाहर गांव। इनकम रिसीव कहां कर रहे हो? फॉरेन कंट्रीज में। मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं है, तो ऑब्वियसली दोनों भी केस में आएगा। आप क्या बोल रहे हो? हाँ, खाली ही रहेगा वहां। समझा ये? ओके चलो 13 पॉइंट पे आते हैं। पास्ट फॉरेन अनटैक्स्ड इनकम, ओके, ब्रॉड टू इंडिया में इतना ही दिख रहा है, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम। अब मुझे वो लोग बोल रहे हैं कि पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मुझे बोलो पास्ट अनटैक्स्ड इनकम है, पास्ट अनटैक्स मतलब क्या? किसी कोई तो साल का रहेगा जिसको आपने टैक्स नहीं पे किया और वो अभी लाया है। तो देखो हम लोग का क्या चल रहा है, 2020-21 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर में जितना कमाया रहेगा उसके ऊपर ही टैक्स पे करोगे, उसके पहले जो भी कमाया उससे लेना देना नहीं, तो वो इसमें इंक्लूड आएगा नहीं। समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं? नहीं आएगा क्योंकि वो इनकम ही नहीं है वो साल का ना। 2020-21 अपना असेसमेंट ईयर है, मतलब 2019-20 अपना प्रीवियस ईयर रहेगा। जो इनकम आपने 19-20 में ही कमाया है वही साल का इनकम यहाँ पर डालना है। ओके, उसके पहले वाला इनकम हम लोग को लेना देना नहीं है। जो इनकम पिछले साल कमाया है वही इनकम को क्या कर दो, ऐड कर दो यहाँ पर टैक्स में। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि 1920 के साल में का, 1920 मतलब पता है ना आपको, जहां पर हम लोग को फ्रीडम भी नहीं मिला था 1920 का। ओके, तब आपने कुछ कमाया रहेगा आपके पेरेंट्स लोगों ने, तो उसका भी आप यहाँ पर इनकम इंक्लूड करोगे क्या? नहीं करोगे ना। कहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है? अरे क्वेश्चन में तो वो लोग अमाउंट देंगे पर सोल्यूशन में उसको इंक्लूड करना ही नहीं, आपके ऊपर है ना। हेलो, प्रीवियस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का ही लेने का है। पर प्रीवियस ईयर के पहले वाला जो भी रहेगा, पास्ट 2011 का, 2015 का, 2001 का, 1976 का, 1920 का, वो अमाउंट का लेना देना नहीं है हम लोग। समझा? 22 का तो वो तो फ्यूचर है, वो तो आपको बाद में देखा जाएगा। ओके, बाय चांस कैसे? अरे मतलब आप इनकम अर्न ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा 22 में क्या होने वाला है वो? चलो ध्यान दो यहाँ पर, आगे आगे बढ़ते हैं। देखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल, उन्होंने बोला है इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन नेपाल। फिर उन्होंने क्या बोला है? रिसीव्ड देयर
एंड देन ब्रॉट टू इंडिया, उधर ही रिसीव्ड हुआ है, तो ये पाकिस्तान वाला ही केस है। तो ये पाकिस्तान वाला ही केस है, इनकम भी बाहर कमा रहे हो, रिसीव भी वहां पर ही कर रहे हो। ओके, तो 18,000 ब्रॉड टू इंडिया मतलब उन्होंने बाद में इंडिया में लाके दिया, दैट्स इट। वो रिसीव यहाँ पर इंडिया में नहीं हुआ है, रिसीव कहाँ पर हुआ है, पाकिस्तान में। फिर बाद में आपने इनकम को वो सिर्फ ट्रांसमिट किया रहेगा कुछ भी कारण से, इंडिया में ला दिया रहेगा, पर उसका इनकम रिसीव कहाँ पर हुआ है, बाहर, इनकम अर्न कहाँ पर किया है, बाहर। तो फिर वो बाद में कुछ बचता ही नहीं सोचने का, समझा। चलो 14th वाला तो हो गया। 15 पॉइंट देखो अभी, 15 क्या है पॉइंट, income from profession in Kenya which was set up in an India, received there but spent in India. ओके, इन लोग बोल रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन केनिया, केनिया मतलब एक फॉरेन कंट्री है, ओके, विच इज सेटअप इन इंडिया, सेटअप मतलब मैनेज होता है इंडिया से, ओके, रिसीव्ड देयर बट स्पेंट इन इंडिया। कुछ सोचने का नहीं है इतना। देखो इनकम कमा कहां पर रहे हो, केनिया में, मतलब फॉरेन कंट्री में। इनकम रिसीव कहां पर कर रहे हो, फॉरेन कंट्री, देयर, देयर मतलब केनिया में ही आप क्या कर रहे हो, इनकम रिसीव कर रहे हो। देखो इनकम अर्न भी बाहर कर रहे हो, इनकम रिसीव भी अर्न कर, रिसीव भी वहां पर कर रहे हो। अमाउंट कितना है इसका, जरा कोई बता सकता है। 5,000 फर्स्ट कॉलम में भी आएगा, ओके, तो पहला तो इसके केस में तो आएगा ही, पर उन लोग ने बोला है सेटअप इन इंडिया मतलब मैनेज्ड इन इंडिया, तो सेकंड केस में आएगा क्या, आएगा। पर थर्ड कॉलम में क्योंकि वो बंदा भी बाहर का है, इनकम अर्न भी बाहर हो रहा है, इनकम रिसीव भी बाहर हो रहा है, तो वो आके लॉजिक ही नहीं, मतलब उसका कुछ बनता ही नहीं इंडिया से रिलेशन, तो वो क्यों आके टैक्स पे कर, समझा। चल ओके, हाँ, कंट्रोल सेटअप इंडिया से हो रहा है, इसके लिए सेकंड कॉलम में आएगा, ओके, करेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर बाद में गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन, मुझे बताओ अमाउंट कितना है, 20,000। ध्यान में रखो क्या बोलता है, कोई भी गिफ्ट अगर आप वेडिंग के टाइम पे मिलता है आपको, गिफ्ट वेडिंग के टाइम पे मिलता है ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है। सी मैं फिलहाल के लिए इतना ही बता रहा है कि जो गिफ्ट आप शादी के टाइम लेते हो उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, समझा। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो, क्योंकि ये हम लोग को डिटेल में पढ़ने का है बाद में कि क्या किस किस के ऊपर टैक्स लगता है, कब कब टैक्स लगता है, नहीं लगता। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो, एनी गिफ्ट विच यू रिसीव्ड इन ड्यूरिंग मैरिज, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं, नहीं तो फिर शादी के टाइम आपको वॉशिंग मशीन ये वो क्या क्या मिलता है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सबके ऊपर, करेक्ट है। तो शादी के टाइम जो भी आप गिफ्ट रिसीव करोगे नो टैक्स, टैक्स नहीं पे करना, समझा। अभी ये तो पेपर फुल हो गया है, पर ये कैसे सॉल्व करने का आपको समझा। मैं डायरेक्टली अभी अभी आपको वर्ड का जो हम लोग का स्क्रीन है उसमें दिखा देता है डायरेक्टली, ओके। ये देखो दिख रहा है ये स्क्रीन आपको, हाँ। चलो अभी अपना क्वेश्चन कहां पर था, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग 20,000 का, तो कुछ आएगा नहीं, वो नॉट टैक्सेबल। तो देखो सोल्यूशन देखो इसका, ये जो दिख रहा है आपको, देखो गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग नॉट टैक्सेबल, डैश डैश डैश, दिखा क्या, ये देखो ये वाला गिफ्ट, ओके चलो दिख रहा है आपको, दिख रहा है। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन लोग बोल रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सेविंग बैंक अकाउंट है ना, उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 12,000,
तो देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये यहाँ पर से इंपॉर्टेंट चालू होता है, ये ध्यान में रखो। अब ये जो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको उन्होंने क्या अमाउंट बोला है, 12,000। ओके, अभी मुझे बताओ ये जो अमाउंट है 12,000 का, ये कहां पर अर्न हो रहा है, सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में ये इनकम अर्न हो रहा है, राइट है। तो इंडिया में तो देखो आंसर, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12,000 12,000 12,000, तीनों भी केस में आ जाएगा। ओके, अभी ध्यान में दो, देखो हम लोग ने जब मैंने आपको एक बार बोला था कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं इनकम, तब एक स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर बाद में सेकंड स्टेप मतलब क्या कि इनकम को डिवाइड करने का रहता है अलग अलग हेड में, फिर किसी माइनर चाइल्ड का इनकम प्लस करने का रहता है, फिर कोई लॉस हो रहा है तो उसको एडजस्ट करने का प्रॉफिट के साथ, फिर आपको एक टोटल इनकम मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से आपको डिडक्शन मिलता है, मतलब एक बेनिफिट मिलता है, और फिर वो डिडक्शन माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका टोटल इनकम। बोला था या नहीं बोला था, याद आ रहा है? हाँ, तो अभी ना ये जो आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट वाला जो इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये आपका डिडक्शन में आता है। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर कोई इंटरेस्ट आप कमाते हो डिपॉजिट सेविंग बैंक डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट पे अगर आप कोई इंटरेस्ट कमाते हो, और अगर वो इंटरेस्ट अप टू 10,000 है, तो उसका आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। मतलब अप टू 10,000 रहेगा तो वो 10,000 के अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 12,000 पहला तीनों केस में लिख देने का। किसी का माइक प्लीज चालू है, प्लीज म्यूट पे डाल दीजिए। ओके, तो ये जो इनकम रहता है ना, ये जो 12,000 का सेविंग बैंक डिपॉजिट का, ये पहला आप लोग आपके इनकम में इंक्लूड करो, और फिर बाद में उसका डिडक्शन लेने का है। तो लास्ट में देखो उन्होंने लिखा है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, ये सेक्शन का नाम है 80TT है। उन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10,000। तो तीनों अमाउंट में से 10,000 10,000 10,000 माइनस करके उसका डिडक्शन मिलेगा। समझा ये? क्या? अरे डिडक्शन मतलब गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है कि आप उस अमाउंट के ऊपर टैक्स मत पे करो। 10,000 तक आप कमाते हो, अगर किसी सेविंग बचत, अभी आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, उसके ऊपर आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका इनकम है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, उसका डिडक्शन दे लो, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। वो 10,000 तक अप टू 10,000 अगर आप कमा रहे हो तो उसको डिडक्शन में ले लो, उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो वो माइनस कर दो ना इनकम में से आपके। समझा? अभी देखो 3,47,000 इसका टोटल हो रहा था इनकम। तो गवर्नमेंट बोल रहा है जो 10,000 तूने बैंक में से कमाया था सेविंग अकाउंट में से, तो वो 10,000 के ऊपर तू टैक्स पे मत कर, उसका डिडक्शन ले ले। तो ये क्या बोलेगा, अरे मजे मेरे। तो 3,47,000 में से 10,000 माइनस कर देगा, फिर इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 3,37,000। मतलब उसका इनकम कम हो रहा है, मतलब उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। समझा? हाँ, वो अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज होगा, डिडक्शन मिलेगा उसको उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। ओके, बढ़े आगे? क्लियर है डाउट? चलो आगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया कंट्रोल्ड फ्रॉम रशिया। अब ये बिजनेस कहां पर है, रशिया में है। कंट्रोल कहां से हो रहा है, रशिया में हो रहा है। रिसीव्ड के बारे में कुछ बात ही नहीं बोला है, तो फर्स्ट केस में 20,000 आएगा। देखो दिख रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन रशिया। अगर यहाँ पर लिखा रहता था कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो सेकेंड केस में भी आ जाता था। और अगर यहाँ पर बोला रहता था रिसीव्ड इन इंडिया, तो थर्ड केस में भी आ जाता था, क्योंकि वो रिसीव भी कहां पर हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। समझा? मैं अटेंडेंस लिख लीजिए। जॉईन करायला सांगतो फक्त मी तुला, अक्कल तुला कमी आहे ना.